हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग का लेसन हम लोग का चल रहा है और उसमें का एक टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है विस्पर थियरी। तो आइए समझते हैं कि विस्पर थियरी होता क्या है और विस्पर थियरी जो है क्यों आया आखिरकार। तो क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ने ही मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को बता दिया था। नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन ने बताया कि मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री कैसा होगा। तो आखिरकार विस्पर थियरी की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैं आपको पहले का क्लियर कर दूं कि विस्पर थियरी जो है मॉलिक्यूल्स के शेप को बताता है, रियल शेप उसका क्या होगा, और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बताया मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को। तो आखिरकार ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंट क्या है, क्या ज्योमेट्री बताता है और क्या शेप नहीं बताता। और शेप के लिए ही मैंने आपको पहले कर दिया कि शेप के लिए आया विस्पर थियरी। इसने क्या बताया कि जो ज्योमेट्री होगा वही शेप नहीं होगा। विस्पर थियरी ने क्या कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसा ज्योमेट्री हो वैसा ही शेप हो। तो आखिरकार दोनों में डिफरेंट क्या है और विस्पर थ्योरी क्यों आया, विस्पर थ्योरी है क्या, बहुत ही आसान तरीके से आइए हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। तो टॉपिक हम लोगों का रहेगा विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी ये टॉपिक बहुत ही आसान है, बस आपको लगता है कि विस्पर थ्योरी एक थ्योरी है, थोड़ा हार्ड होगा, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत इजी टॉपिक, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये थ्योरी का अगर हम फुल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या होता है, वैलेंस। वी का मतलब क्या होता है, वैलेंस। एस का मतलब होता है सेल, ई माने इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, पी फॉर पेयर और आर फॉर रिपल्सन, रिपल्सन और थियरी। यही तो है विस्पर थ्योरी। क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसने बताया कि बस एक ही पॉइंट तो बताया कि जो वैलेंस के सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में क्या कर, इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं वो आपस में रिपल्सन करते हैं, माने प्रतिकर्षण करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। और यही थ्योरी हमारे पास निकल के आया है जिससे हम कहते हैं विस्पर थ्योरी। मैंने क्या कहा फिर समझिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो एटम होगा उसके वैलेंस के सेल में, लास्ट के सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन दो टाइप का हो सकता है वह इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो सकता है वह इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर हो, तीसरा कोई तो ऑप्शन होता नहीं। इलेक्ट्रॉन या तो लोन पेयर में रहे या तो बॉन्ड पेयर। ये क्या होता है इसको भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर होता क्या है। बस इतना दिमाग में रखिएगा कि यह थ्योरी हमको बताती क्या है, बताती है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, माने प्रतिकर्षण होता है, और जहां ज्यादा रिपल्सन होगा वह ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, जहां कम होगा वह थोड़ा पास पास रहेंगे। तो बस रिपल्सन का सब खेला है इसमें कि इलेक्ट्रॉन बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज्ड किए थे सिडविक ने एंड पावेल। सिडविक एंड पावेल ने सबसे पहले इस थ्योरी को प्रपोज किया था 1914 में। कब किए थे भैया, 1940 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था। विस्पर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सिडविक एंड पावेल इन 1940। लेकिन इस थ्योरी में थोड़ा सा करेक्शन किया गया, संशोधन किया गया। वो किसके द्वारा किया गया, वो किया गया आर नाइहोम एंड आर गिलेस्पी। आर नाइहोम एंड आर गिलेस्पी ने इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया था 1957 में। ठीक, तो भैया सबसे पहले विस्पर थ्योरी को प्रपोज किसने किया, सिडविक एंड पावेल ने किया, लेकिन इसको संशोधित करके नए रूप में किसने दिया, तो आर नाइहोम एंड आर गिलेस्पी ने 1957 में। अब आइए देखते हैं कि विस्पर थ्योरी होता क्या है। तो विस्पर थ्योरी समझाने के लिए मैं पहले आपको थ्योरी नहीं लिखा रहा हूं, पहले मैं आपको एग्जाम्पल ही दे रहा हूं कि उसी एग्जाम्पल के बेस पर ये थ्योरी जो है आया है विस्पर थ्योरी। अब वो एग्जाम्पल है क्या, तो एग्जाम्पल अगर हम विस्पर थ्योरी को अगर हमको समझना है तो पहले हमको लेना पड़ेगा CH4, इसके बाद लेना पड़ेगा NH3 और इसके बाद लेना पड़ेगा H2O, और इन तीनों का करेंगे कंपेयर, क्लियर हो जाएगा कि विस्पर थ्योरी क्या है। मैंने क्या कहा, इन तीनों की शेप और ज्योमेट्री में अगर हम कंपेरिजन कर दें, अगर हम तुलना कर दें CH4, NH3 और H2O में, तो क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द विस्पर थ्योरी। बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए,
तो सबसे पहला काम क्या करते हैं यार कि इनका ज्योमेट्री ड्रा करते हैं। तो ज्योमेट्री ड्रा करने की मैंने आपको इसके पिछले वाली वीडियो में पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन, उसकी थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपको याद होगा तो मैंने एक फार्मूला लिखाया था कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने पहले आपको पढ़ा दिया क्योंकि उसका यहां पर यूज है, अगर वो नहीं रहेगा तो ये नहीं समझ पाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन बताया था H हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ VE प्लस MA माइनस C प्लस A। ये चीज मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था और मैंने कहा था H फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे। अगर नहीं पढ़े तो फिर से देख लीजिए, ये फार्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक, अगर हमको इसमें निकालना हाइब्रिडाइजेशन तो कार्बन का कैसे निकालते हैं भाई, 1/2 ये हो गया V माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, तो निकालेंगे 2 4 आएगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4 प्लस Ma क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम मतलब कि कार्बन के साथ क्या कोई ऐसा एटम है जो केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, कितना है 4 है, तो 4 हो गया। माइनस C माने केटायन माने प्लस की संख्या, इसके ऊपर कोई प्लस चार्ज 0 प्लस A माने एनायन मतलब माइनस की संख्या, इसके ऊपर कोई माइनस चार्ज, तो यहां पर भी 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, H इक्वल टू हाफ का हाफ हो गया इंटू 4 4 8 हो गया। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, तो H बराबर आ गया 4। और मैंने आपको ये भी लिखाया था कि अगर H बराबर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हमको मिलेगा sp3। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि CH4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। जस्ट लाइक दिस, इसी प्रकार से इसका भी निकाल लेते हैं। तो यहां पर रहेगा हमारे पास H इक्वल टू, देखिए 1/2 का 1/2, यहाँ क्या भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, तो 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5 प्लस ये कितना भाई H मोनोवैलेंट एटम कितना हो गया अब यहाँ पर 3, चार्ज तो कोई नहीं है तो -0 प्लस 0। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर वही आ जाएगा 1/2 इंटू का 8 कट गया। H इक्वल टू कितना आ गया 4, आप देख रहे हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3। जहां H इक्वल टू 4 आया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था। इसका भी निकाल लेते हैं। तो H इक्वल टू हाफ का हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं 6 होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 6। ठीक है, तो प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने यहाँ पर 2 हैं, -0 प्लस 0। ठीक है, फिर यहां पर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू का 8, फिर कितना आ गया H इक्वल टू 4, देख रहे हैं आप। तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो आपने एक चीज देखा, क्या देखा भाई, कि तीनों में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है। इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकला आपके पास, sp3 निकला। निकालने का फार्मूला ये मैंने पिछली वीडियो में इसको निकालना भी सिखाया लास्ट में। ठीक है, तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकला तो मैंने वहां पर एक बात और भी लिखाया था कि जहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा उसका जो ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल होगा, और जब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा तो उसमें बॉन्ड एंगल जो होते हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। इस बात को मैंने नोट कराया है। ठीक है, तो उसका यहां पर यूज रहेगा। तो आपने एक चीज तो निकाल के देख लिया कि तीनों में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं, इसकी ज्योमेट्री को ड्रा करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक बात लिखा दिया था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, थोड़ा मैं इसको ऊपर लिखता हूं, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। यहां पर है हमारे पास CH4 और यहां पर है NH3 और यहां पर है H2O, और यहां पर क्या मिला आपको, sp3 मिल गया। यहां पर भी क्या मिला, sp3, यहां पर भी क्या मिला, sp3। और जहां जहां होता है sp3 तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये चीज थोड़ा समझिए आप, अगर तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो तीनों का ज्योमेट्री फिक्स है, कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। इन तीनों का ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। जब तीनों में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा तो एक बात और है कि जब इनका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा तो इनके बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.28। ठीक है, तो यही होना चाहिए। देखिए स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं, ये C, इससे कितने H, 4H, ठीक है, ये हमारे पास ज्योमेट्री CH4 का, और यहां पर बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए भाई, 109.28 मिनट। ठीक है, अच्छा NH3 इसका भी देख लेते हैं। अभी आपको पता चलेगा कि ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल के बीच में डिफरेंट क्या, सॉरी ज्योमेट्री और शेप के बीच में डिफरेंट क्या होता है।
भैया ये 3 ठे H हो गया, इसके पास एक लोन पेयर भी होता है। कैसे होता है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 चले गए बॉन्डिंग में, 2 बचे कि नहीं, तो ये लोन पेयर भी आता है ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में लोन पेयर भी आता है। अब हुआ है टेट्राहेड्रल। अच्छा अब कहानी यहां से शुरू हो गई, बॉन्ड एंगल यहां हो गया 107 डिग्री, और अगला देखिएगा O है आपके पास, ठीक है। तो 2 लोन पेयर होते हैं इसमें, नहीं पता आपको कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा कैसे होते हैं, O के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 आएगा, कितना 2 6 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्डिंग में 2 H के साथ, तो कितने बचे, 4 बचेगी नहीं, तो 2 लोन पेयर हो गए, H, और ये भी हो गया आपका टेट्राहेड्रल। तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल आपको मिला, और वो मिला आपको 105 डिग्री का, ठीक है। तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट तो पहले यहीं पर आ गया, कैसे भाई कि 109 डिग्री टेट्राहेड्रल के लिए है, तो यहां पर 107 कैसे आ गया, 105 कैसे आ गया, कम क्यों हो रहा है, क्योंकि होना कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट भी ही होना चाहिए तीनों में, क्योंकि तीनों का स्ट्रक्चर कैसा था, ज्योमेट्री कैसा है, टेट्राहेड्रल है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा कमियां देखिए। अच्छा अब इसी बात को तो एक्सप्लेन कर दिया कौन, विस्पर थ्योरी। कैसे एक्सप्लेन किया, इसने क्या कहा, विस्पर थ्योरी ने कहा कि रिपल्सन होता है, और रिपल्सन कौन सा होता है भाई, रिपल्सन 2 होते हैं। अब देखिए यहां से विस्पर थ्योरी कहानी शुरू होती है। एक होता है लोन पेयर रिपल्सन हो सकता है, वैसे यहां पर देखो 3 हो जाएगा, लोन पेयर रिपल्सन होता है, दूसरा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, और तीसरा होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। तो 3 प्रकार का रिपल्सन माने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी कंडीशन में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते माने दूर ढकेलते हैं, रिपल्सन होता है। अब देखिए यहां पर देखिए अगर CH4 में तो 4 के चारों हाइड्रोजन ही है, तो चारों के चारों क्या बनाए हैं, बॉन्ड बनाए हैं। तो यहां पर बताइए कौन सा रिपल्सन होगा, तो यहां पर रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, यहां की बात होगी, ठीक। अच्छा यहां देखते हैं, यहां पर इन दोनों के बीच में कौन सा रिपल्सन, बॉन्ड पेयर। लेकिन यहां कौन सा रिपल्सन होगा, यहां होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा, कौन सा, क्योंकि ये लोन पेयर है और ये क्या है बॉन्ड पेयर, लोन पेयर है और ये क्या है बॉन्ड पेयर, तो यहां पर रिपल्सन होगा। यहां पर कौन सा रिपल्सन होगा, यहां पर रिपल्सन होगा लोन पेयर। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होता है वो यही होता है, लोन पेयर, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर होता है बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है, जैसे यहां पर हो रहा है, बस यहीं पर है, यही सबसे ज्यादा होता है। अच्छा अब समझिए बात, ये जो है यहां पर तुम्हारी रिपल्सन हुआ, ठीक है, बॉन्ड पेयर। यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन थोड़ा ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या हुआ, इसको थोड़ा सा दबा दिया, और जब दबा दिया तो इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो गया। यहां पर रिपल्सन ज्यादा हुआ, रिपल्सन मतलब ये जो है इसको भी दूर ढकेला और इसको भी क्या किया, दूर ढकेला, ठीक है। तो यहां पर बॉन्ड एंगल घट के कितना हो गया, 107 हो गया। लेकिन यहां पर देखें तो यहां पर लोन पेयर के बीच में भी रिपल्सन हुआ, और यहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ये थोड़ा सा और दब गया, और जब थोड़ा सा और दब गया तो बॉन्ड एंगल थोड़ा और कम हो गया, कितना हो गया, 105 डिग्री। तो मिला जुलाकर कहने की बात यही है कि बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो वो बॉन्ड पेयर के रूप में हो, जैसे बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, यहां पर भी बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, या फिर वे लोन पेयर के रूप में हो। लेकिन किसी भी रूप में होंगे उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, उन्हें प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। यही बात हमको बताया विस्पर थ्योरी ने, और यहां पर दिख भी रहा है कि जिसमें लोन पेयर नहीं था वो देखो केवल बॉन्ड पेयर, यहां रिपल्सन सबसे कम होता है, बॉन्ड पेयर, तो उसका ज्योमेट्री जो है आपके पास एकदम परफेक्ट है। अच्छा अब अगली बात अगर हम देखें तो शेप की और ज्योमेट्री की डिफरेंट कर दें, तो भैया ज्योमेट्री जो होता है, ज्योमेट्री जो होता है, ज्योमेट्री देखें तो इसका भी टेट्राहेड्रल, इसका भी टेट्राहेड्रल। तो जो ज्योमेट्री होता है ना वो केवल और केवल, दिमाग में रखिएगा आप, वो केवल और केवल बॉन्ड पेयर से मतलब रखता है, सॉरी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों से मतलब रखता है। ज्योमेट्री जो है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों से मतलब रखता है, यहां पर केवल बॉन्ड पेयर है। ज्योमेट्री में कौन आया, लोन पेयर भी आ गया, ज्योमेट्री में कौन आया, लोन पेयर भी आ गया, बॉन्ड पेयर भी आ गए, ठीक है। लेकिन जो शेप होता है ये इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब किससे है, केवल बीपी से मतलब, माने केवल बॉन्ड पेयर से मतलब है। शेप इसका क्या है, टेट्राहेड्रल है, इसकी ज्योमेट्री भी कैसी, टेट्राहेड्रल है। क्यों है, क्योंकि यहां पर केवल और केवल क्या है, बॉन्ड पेयर है। जब बॉन्ड ही केवल रहेंगे तो जैसा शेप वैसा ज्योमेट्री। लेकिन यहां पर कौन आ गया, लोन पेयर भी आ गया। जब यहां पर लोन पेयर भी आया तो भैया ज्योमेट्री के लिए तो लोन पेयर भी चलेगा, लोन पेयर भी चलेगा और बॉन्ड पेयर भी चलेगा, इसलिए कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। लेकिन शेप के लिए क्या चलेगा, केवल बॉन्ड पेयर, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, इससे इतने से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये क्या है, लोन पेयर है, क्योंकि शेप के लिए क्या चाहिए, केवल बॉन्ड पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, पिरामिड होगी। इससे इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिए आप
यहां पर ज्योमेट्री लोन पेयर भी चलेगा, बॉन्ड पेयर भी चलेगा, इसलिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गई। लेकिन शिप में कौन चलेगा? केवल और केवल बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर से कोई मतलब तो है नहीं, तो बॉन्ड पेयर एक ऐसा दिखा रहा है भाई, बॉन्ड दो ही बने हैं, दो बॉन्ड भी शिप हो गया। इसका शिप कैसा हुआ? भी, और इसका ज्योमेट्री कैसा हुआ? टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो भैया एक चीज समझ में आई, क्या समझ में आई? अगर केवल बॉन्ड पेयर है तो जैसी ज्योमेट्री वैसा शिप, देख रहे हैं आप, जैसा ज्योमेट्री वैसा शिप, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं। लेकिन अगर लोन पेयर भी है तो ज्योमेट्री और शिप दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ज्योमेट्री में हम कैलकुलेट कर लेंगे अपना बॉन्ड को भी और लोन पेयर को भी, लेकिन शिप में जाएंगे तो केवल हमको क्या लेना है? बॉन्ड लेना है। तो ये हुआ आपका वेस्पर थ्योरी। अब इसकी जो पोस्टुलेट है मैं उसको कुछ लिखा देता हूं आपको। ये 3 एग्जाम्पल के बेस पर हम लोग समझते हैं। देखिए ये थ्योरी क्या क्या बताई भाई, थोड़ा सा कुछ थ्योरी भी लिखवा देते हैं। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपल्सन हमेशा होता है, और वो किसके किसके बीच में होता है? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स ऑलवेज रिपेलिंग each other and tries to remain apart सेकेंड पॉइंट क्या कहा? इस पॉइंट समझे आप? जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के बीच में रिपल्सन करते हैं, और रिपल्सन करने के बाद हमेशा चाहते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, जहां पर रिपल्सन मिनिमम हो, जहां पर रिपल्सन कम से कम हो, वहां पर रहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहा? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे जैसे विभिन्न टाइप के अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे, रिपल्सन भी उनमें अलग अलग ऑर्डर में होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन है तो ये सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये पेयर हो गया। दूसरा पेयर क्या हो गया? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है तो ये इससे थोड़ा कम होगा। और तीसरा क्या है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है तो ये सबसे कम होगा। ठीक है, ये इनका ऑर्डर हो जाता है। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया, इफ लोन पेयर इज जीरो, ये काफी इंपॉर्टेंट। अगर लोन पेयर जीरो मतलब लोन पेयर है ही नहीं, तो मैंने क्या बताया था कि ज्योमेट्री और शिप दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। इफ लोन पेयर इज जीरो देन ज्योमेट्री इज शिप। अगर लोन पेयर जीरो है तो जो ज्योमेट्री होगा वही क्या हो जाएगा? शिप। इसको तो मैंने बताया ही था। तीसरा पॉइंट क्या कहा? चौथा पॉइंट, ज्योमेट्री, जो चीज मैंने आप बता चुका हूं वही लिखा रहा हूं। ज्योमेट्री डिपेंड किस पर डिपेंड करता है? ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन किस पर? अपॉन लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। याद है आपको मैंने क्या कहा था कि ज्योमेट्री जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को ऐड करने पर मिलता है, लेकिन शेप डिपेंड अपॉन किस पर डिपेंड करेगा? किस पर? केवल बॉन्ड पेयर पर। शिप किस पर होगा? केवल बॉन्ड पेयर। ये दोनों के बीच में क्या सबसे बड़ा डिफरेंट है कि ज्योमेट्री जो है केवल और केवल ज्योमेट्री लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पर डिपेंड करेगा, और जो शिप है आपका वो केवल बॉन्ड पेयर पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका वेस्पर थ्योरी का टॉपिक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा वेस्पर थ्योरी क्या होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।